आजकल एक कैंपेन चल रहा है मोबाइल पर, और उस कैंपेन में कहते हैं लोग कि हाँ हम भी चौकीदार हैं। मजेदार बात यह है कि नीरव मोदी जो 35,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से कह रहा है हाँ हम भी चौकीदार हैं। असली मसला यह है कि जिन्होंने राफेल की चोरी की वो चोर कह रहे हैं हाँ हम भी चौकीदार हैं। जिनकी राफेल की चोरी में भागीदारी है वो कहते हैं हाँ यही हमारी चौकीदारी है। हमको नहीं चाहिए ऐसी चौकीदारी, हमको ऐसी चौकीदारी नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस देश में पले बढ़े हैं जहां हर टाटा, टेकर, टेम्पू और ट्रेन में लिखा होता है यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, पॉकेट मारों से सावधान। हम भी बेगूसराय की जनता से ये कहने आए हैं कि है बेगूसराय की जनता, चौकीदार के नाम पर चोरों से सावधान हो जाइए, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कीजिए। यह देश हमारा है, इस देश को बचाने का काम भी हमारा है। किसी चौकीदार के भरोसे हम इस देश को छोड़ने वाले नहीं हैं। इस देश की रक्षा हम करेंगे, क्योंकि इस देश की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। इस देश में यदि हम पैदा हुए हैं, इस देश की मिट्टी में यदि हम पले बढ़े हैं, तो इस देश की रक्षा करने की जिम्मेवारी भी हमारे कंधे पे है। और जब ये जिम्मेवारी हमारे कंधे पे है तो हमको ये समझना चाहिए कि इस सरकार का विरोध करना क्यों जरूरी है। इस सरकार का विरोध करना इसलिए जरूरी है कि पिछले 5 साल में कुछ ऐसी चीजें हुई है जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, उसका कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बात बताइए कि कब इस देश में खाने पीने के नाम पर, क्या आप खाएंगे, क्या आप पहनेंगे, आपके किचन में क्या बनेगा, कौन किससे प्यार करेगा, कौन किससे शादी करेगा, इसके नाम पर लोगों को दिन दहाड़े मार दिया गया हो, गोली करके चला करके उसकी हत्या कर दी गई हो। ऐसा पहले कब हुआ था? ऐसा पहले कब हुआ था कि इस देश में, इस देश के लोगों के ऊपर ही हमला किया गया हो, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमला किया गया हो, और जब लोगों ने उसका विरोध किया तो अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही कहा गया हो। ऐसा पहले कब हुआ हो कि इस देश में सरकार सवाल का जवाब नहीं दे रही है, सरकार सवाल पूछ रही है? ऐसा पहले कब हुआ था? ऐसा पहले कब हुआ था कि आज का प्रधानमंत्री अपनी नाकामी के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहा हो? ऐसा पहले कब हुआ था? इन चीजों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस पूरे के पूरे मामले के पीछे एक साजिश रची गई है, और वो साजिश ये है कि इस देश की जनता को आपस में उलझा दो, और जब इस देश की जनता आपस में उलझी रहे, उस दौरान इस जनता की हकमारी करके उसके धन दौलत को इस देश के बड़े बड़े धनवानों के खजाने में पहुंचा दो। ये साजिश हमारे साथ रची गई है। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब इस देश में एक साल में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की, उस वक्त उन किसानों को बीमा देने के नाम पर उस कंपनी ने एक साल में 10,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इस देश के नौजवानों ने बड़ी मेहनत से बीटेक किया, एमबीए किया, इंजीनियर बने, तब इस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि आपको पकौड़ा बेचना चाहिए। पकौड़ा बेचना कोई खराब काम नहीं है, कोई भी काम करना खराब काम नहीं होता है। खराब काम यदि कुछ है तो वो है दूसरे की मेहनत को लूट लेना, दूसरे की मेहनत को चोरी कर लेना। अपनी मेहनत से यदि आप कुछ भी करके कमाते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि मेरी माँ पकौड़ा बेचती हो, तो मेरी माँ जब ने हमको पढ़ने के लिए भेजा, तो मेरी माँ हमको इसलिए पढ़ने के लिए भेजा कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग करके आएगा और हमारे साथ बैठ करके पकौड़ा तलेगा। कोई भी व्यक्ति जब अपने बाल बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है तो
सपने के साथ भेजता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम हमारे बच्चे को नहीं करना पड़े, इसीलिए भेजता है ना। लेकिन रोजगार के नाम पे इस देश की सरकार ने इस देश के युवाओं को क्या करने के लिए कहा पान बेचना रोजगार है, पंचर लगाना रोजगार है, पकौड़ा बेचना रोजगार है। हमको लगता है कि सबसे बड़ा रोजगार तो इस देश के नेताओं ने झूठ बोलने को बना दिया है। उनका सबसे बड़ा रोजगार है झूठ बोलना। और ये झूठ कैसे बोलते हैं कि वादा करेंगे कुछ और डिलीवर कर देंगे आपके घर पे कुछ और। ये जो लड़का सब मोबाइल यूज करता है उससे पूछिएगा, वो आपको बताएगा। आजकल मोबाइल से ही आप अपनी जरूरत की चीजें मंगा सकते हैं। मोबाइल पे ही बुकिंग होती है। मान लीजिए अगर आपको खाने का मन हो तो आप खाना मोबाइल पर मंगा सकते हैं। जूता खरीदना हो तो आप मोबाइल पे मंगा सकते हैं। मोबाइल से आप मोबाइल भी मंगवा सकते हैं, ऐसा सिस्टम आ गया है। तो एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं और इस सवाल का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा कि आपने मोबाइल से छाता बुक किया है। बरसात आने वाली है, गर्मी आने वाली है, तो आपने मोबाइल से छाता बुक किया है। और आपके घर पे यदि जूता डिलीवर कर दे तो उस जूते से डिलीवरी करने वाले को आप मारने का आपको मन करेगा कि नहीं करेगा? कोई अगर आपसे ये वादा करे कि हम आपको अच्छा दिन देंगे और आपके घर पे यदि बुरा दिन डिलीवर कर दे तो आप उसको जूता से मारिएगा कि नहीं मारिएगा? कोई अगर आपको ये कहे कि हम आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे और जनधन योजना के तहत खाता खुलवा करके आपसे 500 रुपया वसूल ले, तो आप उसको जूता से मारिएगा कि नहीं मारिएगा? ये हुआ है इस देश में। और 5 साल में ये सारी दुर्घटना जो आपके साथ घटी है, इस दुर्घटना को भुला देने के लिए ये जरूरी होता है कि आपको पेन किलर दिया जाए। पेन किलर समझते हैं? कोई डॉक्टर होगा आसपास कंपाउंडर, तो उससे पूछिएगा, वो कहेगा कि पेन किलर खाना अच्छा नहीं होता है। जितना संभव हो सके पेन किलर मत खाया कीजिए। पेन किलर खाने से साइड इफेक्ट होता है, ऐसा आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। तो ये पेन किलर हमको क्यों दिया जा रहा है और किस रूप में दिया जा रहा है, इस बात को हम समझ लें। जना ऑपरेशन करे से पहले लोग पेट नहीं भोथराए दे चीरे से पहले, ओना ही सरकार हमर गर्दन काटे से पहले हमर माथा भोथराए देलकै। आ माथा केना भोथरेलकै ई बात बुझ लो। सरकार बोली कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, और आज जब 5 साल पूरा हो गया है तो जनता को यह सवाल पूछना चाहिए ना कि जब 5 साल पूरा हुआ तो हमारे लिए 10 करोड़ नौकरी पैदा होना चाहिए था। 10 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पूरा हुआ? क्योंकि इस देश की सरकार की प्राथमिकता यह नहीं है कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए। लेकिन रोजगार नहीं दिए हैं तो नौजवानों को उलझाएंगे कैसे? तो नौजवानों को जब रोजगार नहीं मिला है तो हिंदू को मुसलमान को गाली देने का और मुसलमानों को हिंदू को गाली देने का रोजगार दे दिया गया है। मोबाइल लेकर के दिन भर ये काम मोबाइल से किया जाता है। ये इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। हो ये रहा है कि जब प्रधानमंत्री का एक झूठ पकड़ा जाता है तो उस झूठ को छुपाने के लिए वो उससे भी बड़ा झूठ बोलते हैं। एक उदाहरण मैं बार बार लोगों को देता हूं। मान लीजिए कि किसी बच्चे को भूख लगी है और बच्चा रो करके अपनी माँ को कह रहा है, छोड़ दीजिए माँ का नाम मत लीजिए, माँ को बहुत ममता होती है। बाबूजी का उदाहरण ले लेते हैं। अपने बाबूजी कह रहा है कि बाबूजी बिस्कुट दे दीजिए। बाबूजी उसको उठा करके गोदरेज पे रख देता है। तो बच्चा कहता है कि नहीं पापा हमको नीचे उतार दीजिए, हमको बिस्कुट नहीं चाहिए, हमको नीचे उतार दीजिए। यह सरकार भी हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही कर रही है। 4 साल पहले इस देश में जब सरकार बनी तो अच्छा हमको सपना दिखाया गया। सपना क्या था? महंगाई कम कर दी जाएगी, 2 करोड़ नौकरी पैदा कर दी जाएगी, इस देश में अच्छा दिन आएगा, किसान की आत्महत्या रुक जाएगी, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो जाएगा। और आज जब 5 साल खत्म होने को है तब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है
कि देखिए, राष्ट्र को बचाने के लिए एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है, और वो मजबूत प्रधानमंत्री मोदी हो सकते हैं। इसीलिए वो क्या काम किए हैं नहीं किए हैं ये मत पूछिए, वो मजबूत प्रधानमंत्री हैं और उनसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है, इसीलिए उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दीजिए। एक बात हमको सोच के बताइए, कोई मास्टर को आप ठीक किए हैं कि आपका बेटा को वो मैथ पढ़ाए, और वो मैथ पढ़ाने वाला मास्टर आकर के आपके बेटा को संस्कृत पढ़ाने लगे, तो आप उसको फीस दीजिएगा? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री देश के लोगों ने क्यों बनाया था? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री देश के लोगों ने इसलिए बनाया था कि पिछली सरकार से देश की जनता खुश नहीं थी, और बहुत सारे आरोप पिछली सरकार पे लगे थे। 2G, 3G, कोलगेट, ये सब घोटाला का नाम याद है कि भूल गए? याद है ना? तो क्या हुआ उन घोटालों का? कितने लोग जेल में डाले गए, कितने लोगों को पकड़ा गया, कितना काला धन आपके पास आया, कितना लाख रुपया लोगों के खाते में पहुंचाया गया? इस पे सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? और जब ये सारा सवाल हम पूछते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं। हम प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करें तो किसका विरोध करें? मुखिया का? किसका विरोध करें? आप ही हमको बता दीजिए, हम कौन सा अपराध कर रहे हैं, आप हमको ये बताइए। सरकार ने जो वादा किया, वो वादा यदि सरकार पूरा नहीं कर रही है तो सरकार से सवाल पूछना कोई गुनाह है क्या? और ये सवाल जब आप पूछते हैं तो आपके खिलाफ विभिन्न तरीके का आरोप लगाया जाता है। आरोप लगाने दीजिए, आरोप से हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, और सच को झूठ और झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता है। ये आम का पेड़ है सामने में, और इसके सामने हम खड़ा होकर के कहें कि ये कटहल है, कटहल है, तो ये कटहल हो जाएगा? इसका मंजर जो, इसमें मंजर तो नहीं आया है, आया है? इसके मंजर से कटहल निकलेगा कि आम निकलेगा? आम निकलेगा ना। हमको कोई कुछ भी कह दे तो कुछ भी कह देने से क्या होता है? हमारी सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना। माने हम ये बात झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। आप लोग पक्सौल के लोग हैं, उत्तरी तेघरा के लोग हैं, हमारा घर बीहट है, तो बीहट का कोई ना कोई तो आपको मिलता होगा, तो आप पूछ लीजिएगा। कची कन्हैयाज बोलता है कि इसकी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, ठीक बात है कि झूठ बात है? कितना देर लगेगा आपको इस बात को पता कर लेने में? कोई भी जो सच होता है उसको छुपाया तो नहीं जा सकता है, उसका सच्चाई तो सामने आएगा कभी ना कभी। आज 5 साल जब बीत गया है तो जो लोग भाजपा को वोट देना चाहते हैं, हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि एक बात बताइए, आपके खाते में 15 लाख आया? छोड़ दीजिए हमारा, हम तो विरोध करते हैं, तो हमारे खाते में नहीं आया, आपके खाते में आया? अगर आपके खाते में भी आया होगा न 15 लाख, तब भी हम आपको जो है कह देंगे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है। कोई भाजपाई गछने को तैयार नहीं है कि उसके खाते में 15 लाख रुपया आया है। वही हमको बता दे कि उसके बच्चे को नौकरी मिली है, नहीं मिली है। तो यह जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आखिर हमको क्या करना चाहिए? यह जो घटना आज इस देश में घट रही है, जिस तरीके से नफरत और उन्माद फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से इंसान को इंसान से बांटा जा रहा है, उसमें हमको क्या करना चाहिए? इस बात को गांठ बांध लीजिए, और ये बहुत गंभीर बात है, इस पर ध्यान से सोचिएगा। इन लोगों का उद्देश्य ये है कि अंग्रेजों ने जो काम अधूरा छोड़कर गया था, वो काम को ये पूरा करने के लिए आए हैं। तो इनको हम कह देना चाहते हैं कि हमने गोरों को भगाया था और हम चोरों को भी भगाएंगे। ये संकल्प हम लेने के लिए आए हैं, और यही संकल्प हम आज यहाँ से दोहराते हैं। हम कहते हैं कि आपका एक एक झूठ का पर्दाफाश हो गया है। क्या हुआ तेरा वादा, और हमने आपके सारे वादे को देख लिया है। क्या कहते थे? कहते थे कि उज्ज्वला योजना लाए हैं, गरीब महिला के आंख से आंसू नहीं निकलेगा। आंख से तो आंसू तब निकल रहा है जब खाना बना रहा है, तब नहीं निकल रहा है। जब रसोई गैस का सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहा है, तब आंसू निकल रहा है। सच्चाई क्या है? बोले मुफ्त का कनेक्शन
कनेक्शन दे रहे हैं मुफ्त का, ले लो भाई, फ्री में ले लो, मुफ्त में गैस ले लो। लोग भी ले लिया, और जब ले करके उसको दोबारा भराने के लिए गया तो पता चला तो किस्त वसूल रहा है। नहीं कोनो समय पर जाए हो वो गाड़ी से तो देखे वो रोड पर ढाठ लगेने रहता हूँ, पूछो कौन चीज कहो तो कहता चंदा ले रहे हैं। कथी चंदा? तो सरकार से टेंडर ले लिए। तो कौन चीज के टेंडर? तो बतवे तैयार नहीं होता, खाली टैक्स वसूल। ये हमारे साथ जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे हैं। हम जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल हमारे बच्चों की शिक्षा के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर नहीं कर रहे हैं, उस टैक्स के पैसा का इस्तेमाल फोटो खिंचवाने में कर रहे हैं। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि 6000 करोड़ से ज्यादा रुपया प्रधानमंत्री ने अपना फोटो खिंचवाने पे खर्च कर दिया है। 6000 करोड़ से ज्यादा रुपया। और इस 6000 करोड़ रुपए से इस देश में बहुत सारा विकास का काम किया जा सकता था। दिखाएंगे विकास का आईना और लगाएंगे हिंदू मुसलमान का नारा। ये इनकी सच्चाई है। इस सच्चाई को समझिए। इनका असली उद्देश्य ये है कि इस देश के संविधान को बदल दिया जाए। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये भाजपा के नेता बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। क्योंकि इस देश के संविधान की सबसे बड़ी गलती क्या है कि इस देश के संविधान ने हिंदू और मुसलमान को बराबर कर दिया है, ब्राह्मण और दलित को बराबर कर दिया है, पिछड़ा और अति पिछड़ा को बराबर कर दिया है, महिला और पुरुष को बराबर कर दिया है। इसलिए ये देश के संविधान को बदल देना चाहते हैं। ये इस देश के संविधान के उस प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहते हैं कि इस देश में मोटा हो या पतला, काला हो या गोरा, ब्राह्मण हो या दलित, हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, सबका वोट बराबर होगा। ये उस व्यवस्था को बदल देना चाहते हैं। और आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारी बात को चेक कर लीजिए। पिछला 15 अगस्त जो बीता है, उस 15 अगस्त से ठीक पहले 12 अगस्त को दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पर देश का संविधान जलाया गया। और देश का संविधान जलाते हुए संविधान जलाने वालों ये नारा लगाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुर्दाबाद। ये नारा क्यों लगाया गया? ये नारा इसलिए लगाया गया कि उनको लगता है इस देश के संविधान ने समाज से ऊंच नीच की व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की है और उनको समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था चाहिए। वो चाहते हैं कि समाज आपस में बटा रहे। इसीलिए इस गंभीर दौर में हम तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। हमको इसलिए एकजुट होने की जरूरत है कि जो सपना कर्पूरी ठाकुर ने देखा, कर्पूरी मॉडल के द्वारा जिस तरीके से ओबीसी के भीतर भी जो ऊंच नीच है उसको पाटने का प्रयास किया गया, जो सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा कि समाज में जो जातीय उन्माद है, जो जातीय भेदभाव है, उसको समाप्त किया जा सके, वह जो सपना है, जो सपना भगत सिंह का सपना था, जिसमें भगत सिंह कहते थे कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने लगेंगे। अगर हम असली आजादी चाहते हैं तो हमको समाज से शोषण को समाप्त करना पड़ेगा। वह जो भगत सिंह का सपना है, उन सपनों को यदि हम जिंदा रखना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि बेहतर भारत का निर्माण हो, तो हम लोगों को आज इकट्ठा होने की जरूरत है। और जब हम इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कुछ विजन होना चाहिए, कुछ एजेंडा होना चाहिए। खाली भाषण देने से कुछ नहीं होता है। हम कैसे बेगूसराय में मिलकर के काम कर सकते हैं, यह एजेंडा भी हमारे पास होना चाहिए। आज सुबह एक पत्रकार हमारे घर पे आया और हमसे पूछा कि आप बेगूसराय क्यों आए हैं। हम बोले कि बेगूसराय हमारा घर है, इसलिए हम बेगूसराय आए हैं। बोला नहीं, आप तो बेगूसराय नेता बनने के लिए आए हैं। हम बोले देखिए साहब, हम दिल्ली में रहते थे, जो बेगूसराय में नेतागिरी छांट रहा है वो दिल्ली जाना चाहता है। हम तो दिल्ली से चल करके बेगूसराय आए हैं, इसलिए हम नेता नहीं बेटा बनने के लिए आए हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर हमको नेतागिरी छांटना होता तो हम पहले से दिल्ली में रह रहे थे, हमको बेगूसराय आने की जरूरत नहीं थी। और रही बात चुनाव जीतने की, चुनाव लड़ने की, तो ये बात भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उस पत्रकार को हमने कहा
कि चुनाव जीतने के लिए इस देश में 543 सीट है और जहां हम बहुत आसानी से चुनाव जीत सकते थे, हम उस क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़ सकते थे। और जो लोग चुनाव लड़ करके नहीं जीतते हैं वो खोर पुजाए करके चुनाव जीत जाए छथिन। 2 गो गेट है लोकसभा के, बुझलो, एगो आगा दनी एगो पीछा दनी। तो जे नहीं जीत पावे छे ना वो पिछला गेट से जाए छे राज्यसभा से। एगो अपनो भेड़ा के नेता राज्यसभा से गेलखिन। हम बोले अगर हमको सांसद ही बनना होता तो किसी का खुद पुजाई करके हम भी नेता बन जाते और सांसद पहुंच जाते। हमको सांसद बनना उद्देश्य नहीं है। बेगूसराय अगर हम आए हैं तो हमारे पास एक सपना है, हमारे पास एक उद्देश्य है और हमारे मन में एक भावना है। और वो भावना ये है कि एक बात हमको बताइए, जब इतना बड़ा तमाशा जेएनयू में खड़ा हुआ था तो किस जिले को गाली दिया गया? बेगूसराय को गाली दिया गया कि त्रिवेंद्रम को गाली दिया गया? बेगूसराय को गाली दिया गया कि बनारस को गाली दिया गया? बेगूसराय को गाली दिया गया कि मुरादाबाद को गाली दिया गया? तो जब गाली खाएगा बेगूसराय का लोग तो सेवा का हकदार भी बेगूसराय का लोग है। इसी मिट्टी में रहेंगे, इसी मिट्टी में लड़ेंगे और इसी मिट्टी में मरेंगे। जाए हो वो ट्रेन से जब एकदम हंगामा खूब चरम पर रहे, आप तो नहीं कोई बोले छे, आप के बोलते? आप बोलते करेजा नहीं दरेड़ देवे की हो, करेजा पर मूंग दरेड़ देवे, मूंग। झूठ बोल भी झूठ। कौन बात के झूठ रे? नारेबाजी किया है। कौन चीज के नारेबाजी? हाँ करे छिए नारेबाजी। नारेबाजी देश के खिलाफ नहीं करे छिए, आरएसएस और भाजपा के खिलाफ करे छिए और ठोक के करे छिए, फेर करवाए, बार बार करवाए कह देल चाहे छिए। वो तमाम तरह जातिवादी मनोवादी ताकत के खिलाफ नारेबाजी करे छिए। तो बेगूसराय के लोग झेलने होते तकने। लोग कहते कहाँ घर? तो बेगूसराय। अच्छा वो है देशद्रोहिया वाला जिला छो, तखने बुरा नहीं लगे होता, तखना नहीं लगे होता कि देखो कैसन लुच्चा छे। बेगूसराय में राष्ट्र कवि दिनकर पैदा होला, राष्ट्र कवि धरती छिके, ओकरा राष्ट्रद्रोही बनवे कोशिश कलकै। ये लड़ाई कन्हैया कुमार के लड़ाई छिके, बात की याद कर लिहो। ये लड़ाई मिट्टी के आत्मसम्मान के लड़ाई छिके। अब मोदी जी नाक रगड़ के बेगूसराय एलखिन चुनाव से पहले, उनका नाक रगड़ के बेगूसराय जिला के लोग जवाब देते हमरा बेगूसराय जनता पर पूरा भरोसा है। गाइड सुनते बेगूसराय आ सेवा करल जाइए हमें केरल, हिये रहबै है मिट्टी में रहबै। इसलिए बेगूसराय है कि बेगूसराय घर है, इसलिए बेगूसराय आए हैं कि आपके संस्कारों के चलते आज खड़ा हैं। इतना हिम्मत से यदि बोल पा रहे हैं, इस दौर में बोल पा रहे हैं जब लोगों को बोलने के चलते जेलों में डाल दिया जाता है, उनकी जुबान सिल दी जाती है, गोलियों से उनका सीना छलनी कर दिया जाता है, तब भी यदि बोल रहे हैं तो ये बेगूसराय के लोगों की हिम्मत है, ये आपका आत्मविश्वास है, ये आपका संस्कार है। यदि आज सवाल उठा रहे हैं, घुटना टिका करके यदि सरकार के सामने खड़े हैं तो इस बेगूसराय की क्रांतिकारी परंपरा के चलते खड़ा है। यह बात हम आपको कहना चाहते हैं। आज हम अपनी बदौलत यहाँ नहीं खड़ा है। उस दौर में जब जगह जगह हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था, जब जगह जगह पुतले फूके जा रहे थे, जब जगह जगह हमारे ऊपर हमला किया जा रहा था, तब बेगूसराय के लोगों ने कहा कि बेगूसराय की मिट्टी राष्ट्र कभी पैदा करती है, राष्ट्रद्रोही नहीं पैदा कर सकती है। तब बेगूसराय के लोग हमारे साथ खड़े हुए थे, इसलिए हम बेगूसराय आए हैं। और जितना आप लोगों की मेहनत से पढ़ पाए हैं, जो टैक्स आप सरकार को देते हैं, उस टैक्स के पैसे से जो सरकारी स्कूल चलता है, जो सरकारी कॉलेज चलती है, जो सरकारी यूनिवर्सिटी चलता है, उससे यदि पढ़ करके आए हैं, जितना ज्ञान हासिल करके आए हैं, तो हमारे पास जो विजन है, जो हमारे पास एजेंडा है, जो हमारे पास मुद्दा है, उस मुद्दे पे हम काम करना चाहते हैं। और वो काम ये है कि गांव गांव में, पंचायत पंचायत में हम नौजवानों को जोड़ना चाहते हैं। और उन नौजवानों को जोड़ करके जो बेगूसराय के बुजुर्ग हैं, उनका जो अनुभव है, उनका अनुभव और अपने जोश को मिला करके एक सुंदर बेगूसराय का निर्माण करना चाहते हैं। हमारे पास मुद्दा ये है कि हम ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप पे लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, हर पंचायत में मीटिंग करेंगे। और वो मीटिंग सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं होगा, वो मीटिंग इसलिए होगा कि यदि उस पंचायत में कोई लोग बीमार हुआ है और उसको किसी खून की जरूरत है,
तो उस पंचायत में यदि उस ग्रुप का खून नहीं मिल रहा है तो दूसरे पंचायत का कोई व्यक्ति उसको अपना खून दे सके, रक्तदान महादान के तहत उस इंसान की जान बचाई जा सके। उस पंचायत में यदि कोई अच्छा लड़का या लड़की पढ़ने वाली है तो दूसरे पंचायत से भी चंदा इकट्ठा करके उसका एडमिशन कराया जा सके। कोई बीमार है तो उसका इलाज कराया जा सके। और जो ठेकेदार बाबू मोछ पर ताव दे करके आए हैं, 22-1 का मसल्ला बना करके जो अपना तोंद बढ़ाने आए हैं, तो हमारा लड़का उस बनती हुई सड़क के सामने खड़ा होकर के कह सके कि ए ठेकेदार दिखाओ एस्टीमेट, जितना एस्टीमेट है उतना डाल मसल्ला, बनाओ रोड, ऐसी व्यवस्था कर सके। ऐसी व्यवस्था कर सके कि हमारे टैक्स के पैसे पे जो पलने वाले ये हमारे नौकर हैं, एसडीओ, बीडीओ, डीएम, एसपी, वो हमारा मालिक नहीं है, हमारा नौकर है। और बेगूसराय जिला का एक साधारण आदमी भी दरोगा को रोक कह सके कि दरोगा 10 टकिया सुनना है बंद कर, तो नौकर छिके तो और काम छिको, सेवा करना है, हमारी सेवा करना है शुरू कर। यह व्यवस्था करने के लिए आए हैं। क्या व्यवस्था करने के लिए आए हैं कि बेगूसराय में पैदा होने वाला जो अनाज है, उस अनाज का संरक्षण, भंडारण और पुनर्उत्पादन करके उत्पादों को तैयार किया जाए और बेगूसराय में नए रोजगारों का सृजन किया जा सके। बेगूसराय में इसलिए आए हैं कि रामचरित्र बाबू के बाद बेगूसराय में नई विकास की परंपरा नहीं शुरू हो पाई। रामचरित्र बाबू पुल लेकर के आए और पुल के आने के बाद यहाँ पे उद्योगों को लगाया गया, लेकिन आज बेगूसराय जिला में उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है। इतने साल बीत गए हैं आजादी के, बेगूसराय में आज तक कोई यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई है। हमारे पास जो एक जीडी कॉलेज था, आज उस कॉलेज की हालत देख लीजिए कि हजारों विद्यार्थी वहां पे पढ़ते हैं, लेकिन क्लास में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। जो विश्वविद्यालय का सेशन है वो टाइम पे नहीं चलता है। इलाज कराने के लिए कोई बढ़िया अस्पताल हमारे पास नहीं है। इतना बड़ा जिला है, 30 लाख पॉपुलेशन है, 19,42,000 वोटर है। इतना कुछ होने के बाद और सबसे ज्यादा राजस्व देने वालों में से एक है हमारा जिला, फिर हमारे जिले में एम्स की स्थापना क्यों नहीं हो सकती है? हमारे जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों नहीं हो सकती है? हमारे जिले में नए तरीके के कुटीर उद्योग और मध्यम लघु उद्योगों का विकास क्यों नहीं हो सकता है? ये एजेंडा हमारे पास है। और सौभाग्य की बात यह है, सौभाग्य की बात यह है, कहते हैं ना दिनकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। सौभाग्य की बात यह है कि आपका बेटा जब पढ़ करके आया है तो आपका बेटा आपके बीच बेटा बनकर के रहने आया है। इसीलिए हमने आपको कहा कि वोट मत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मुस्तकबिल लिखेंगे, नए बेगूसराय का निर्माण करेंगे। यह संकल्प लेकर के आए हैं और यह संकल्प जब आज हमारे मन में है तो एक बात इस मंच से बोलते अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि किसी से हमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। न्याय की इस लड़ाई में सिर्फ चुनाव हमारे लिए नहीं है। चुनाव में हम जरूर जाएंगे, लेकिन चुनाव में हम जाएंगे अपना अस्तित्व बचाने के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए जाएंगे। चुनाव में यदि हम जाएंगे तो अपना कैरियर बनाने के लिए नहीं, भारत का भविष्य बनाने के लिए जाएंगे। चुनाव में यदि हम जाएंगे तो इसलिए नहीं जाएंगे कि हमारा खपरा का घर पक्का का कैसे हो जाए। हम इसलिए जाएंगे कि इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, इस जिले में जो रहने वाले लोग हैं, उनको इस बात का भरोसा हो कि कोई है जो सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो सकता है, बुलाने पे उनके लिए हाजिर हो सकता है और जब चाहे तब, जैसे चाहे वैसे उनको अपने साथ मिला करके वो काम कर सकते हैं और अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए हम आए हैं और यह इस आशा और विश्वास जो बेगूसराय के लोगों ने हमको दिया है, तो उनको ये बात बोल करके हम खत्म करते हैं अपनी बात को कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। और जब हम जीने मरने के लिए तैयार हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि जब सीना गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है तो गोलियां कम पड़ जाती है, सीना छलनी नहीं होता है। और यह जब मरने का संकल्प हमने लिया है तो हम इस बात को जानते हैं कि जब मरने के लिए आप तैयार हैं तो आपको जीने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह बात बेगूसराय की मिट्टी ने हमको सिखाई है कि वही हारता है जो लड़ता है, और जो लड़ता है वही जीतता है, और जो जीतता है वही नया इतिहास रचता है। नया इतिहास रचेंगे, बेगूसराय की उस गौरवशाली परंपरा को, उस चमक को पुनर्स्थापित करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।